हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्टेयर केस दी हुई है। आप स्टेयर केस के बॉटम पर खड़े हो। आपको स्टेयर केस के टॉप पर जाना है। जाने के लिए आप 1 या फिर 2 स्टेप्स इनका यूज़ कर सकते हो। एक बार में आप स्टेयर केस पर 1 या फिर 2 स्टेप्स ले सकते हो। आपको ये बताना है कि बॉटम से टॉप तक जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। जैसे अगर हमें स्टेयर केस का साइज 2 दिया होता, हमें यहाँ तक आना होता, हम यहाँ पर थे, हम कितने तरीके से पहुँच सकते हैं। हम 1 स्टेप ले, फिर 1 स्टेप ले, या फिर हम डायरेक्ट 2 स्टेप ले लें। तो अगर हमारे स्टेयर केस का साइज 2 होता तो हमारे पास कितने तरीके होते, 2 वेज होते, तो हमें 2 रिटर्न करना था। सिमिलरली अगर हमारे स्टेयर केस का साइज 4 होता, उस केस में हमारे पास कितने तरीके थे। हम 0 पर हैं, हम 1 स्टेप लेकर 4 पर पहुँच जाए। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, हम 1 स्टेप लेकर 1 पर आए, फिर 1 स्टेप लेकर 2 पर आए, और यहाँ से 2 स्टेप लेकर सीधा 4 पर पहुँच जाए। 2 तरीके हो गए। थर्ड तरीका क्या है, हम 1 स्टेप लेकर 1 पर आए, फिर 2 स्टेप लेकर 3 पर आ जाए, फिर 1 स्टेप लेकर 4 पर चले जाए। फोर्थ तरीका क्या है, हम 2 स्टेप लेकर 2 पर आए, फिर 1 स्टेप लेकर 3 पर, 1 स्टेप लेकर 4 पर। और लास्ट तरीका क्या है, हम 2 स्टेप लेकर 2 पर आए, फिर 2 स्टेप लेकर 4 पर आ जाए। तो अगर हमारे स्टेयरकेस का साइज 4 है तो इस केस में हमारे पास 5 तरीके हैं, तो हमें 5 रिटर्न करना है। नाउ जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हो, हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड पर जाना है और टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे हमारे पास 1 स्टेप ले या फिर 2 स्टेप ले, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई कर लें और जो जो पॉसिबिलिटीज़ है उनके आंसर को कंबाइन कर लें, बेसिकली ऐड कर लें। हम 0 से 1 और 2 दोनों स्टेप्स को ट्राई करें। फिर रिकर्सिवली हम 1 से अगेन 1 स्टेप और 2 स्टेप इनको ट्राई करें। इस तरह से हम अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। इसमें हमारे बेस केस क्या होंगे, एक बेस केस तो क्या होगा, हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे उसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पाथ मिल गया, तो हम रिकर्शन से 1 रिटर्न कर देंगे कि हमें एक पाथ मिल गया। दूसरा बेस केस क्या हो सकता है, हम 3 पर हों और हम 2 स्टेप की जंप ट्राई करें, तो उस केस में हम क्या होगा, 5 ओवरशूट कर जाएंगे। हमारे स्टेयरकेस का साइज 4 तक ही था और हम 5 पर पहुंच गए, यानी कि ये एक वैलिड पाथ नहीं है। तो इस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 0। अगर हम ओवरशूट कर जा रहे हैं तो हमें 0 रिटर्न करना है। अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जा रहे हैं तो हमें 1 रिटर्न करना है। अगर हम किसी इंटरमीडिएट स्टेप पर हैं तो उस केस में हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों ट्राई करने हैं। हमारा रिकर्सिव कोड किस तरह से रहेगा, हम 0 से शुरू करेंगे और जहाँ तक हमें जाना है n, वो हम पास कर देंगे, बेसिकली हमारे स्टेयरकेस की लेंथ। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हमारे 2 बेस केस थे। एक हम ओवरशूट कर जाए, हमारा जो इंडेक्स है वो n से भी आगे चला जाए, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, 0। और अगर हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, हम स्टेयरकेस के टॉप पर पहुंच गए, तो हमें 1 रिटर्न करना था कि हमें एक पाथ मिल गया है। अदरवाइज अगर हम इंटरमीडिएट स्टेप पर हैं तो हमें क्या करना है, दोनों जंप्स ट्राई करनी है। हम 1 स्टेप भी ट्राई करेंगे और 2 स्टेप्स भी ट्राई करेंगे। और ट्राई कैसे करेंगे, उसके लिए हम रिकर्शन का यूज़ करेंगे। हम नेक्स्ट पोजीशन पर जाएंगे और वहाँ से हमारा रिकर्शन कॉल कर देंगे। 1 स्टेप को जंप को हम जंप 1 इसमें स्टोर कर लेंगे, 2 स्टेप की जंप को जंप 2 इसमें स्टोर कर लेंगे। हमारे पास 1 जंप वाले वेज आ गए, 2 जंप वाले वेज आ गए। हमें टोटल वेज निकालने थे, तो हम इन दोनों को सम कर देंगे और उसका आंसर रिटर्न कर देंगे। इसके हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, हमारे n स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप के लिए हम 2 टाइम्स रिकर्शन कॉल कर रहे हैं। हमारे पास 2 चॉइस है, 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप्स। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2⁻n, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगी। इसको हम बेटर कैसे करें, उसके लिए हमें क्या देखना होगा। अगर हमारी स्टेट्स रिपीट हो रही हैं तो हम इस पर डीपी लगा सकते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा रिकर्शन ट्री बनाऊँ, 0 से मेरे पास क्या चॉइस थी, 1 स्टेप लेकर मैं 1 पर चला जाऊँ, 2 स्टेप लेकर 2 पर चला जाऊँ। 1 से मेरे पास क्या चॉइस थी, 1 स्टेप लेकर 2 पर चला जाऊँ, 2 स्टेप लेकर 3 पर चला जाऊँ। तो अगर मैं इस रिकर्शन ट्री में देखूँ, मुझे फिर से 2 टाइम्स आ रहे हैं, मेरी स्टेट्स रिपीट हो रही हैं। मुझे 2 को कैलकुलेट करने के लिए फिर से रिकर्शन लगाना है, 1 और 2। 2 से 3 पर जाऊँ, 2 से 4 पर जाऊँ, यहाँ पर भी सेम काम, 1 स्टेप लूँ, 2 स्टेप लूँ, 3 पर जाऊँ, 4 पर जाऊँ। तो मुझे बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्टेट को मेमोराइज कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास n तक जाने के कितने वेज हैं उसको स्टोर कर लूँ और नेक्स्ट टाइम जब इस पर आऊँ तो डायरेक्ट रिजल्ट को रिटर्न कर दूँ बिना अपने रिकर्शन को कॉल किए। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स क्या है, हमारा इंडेक्स आई चेंजिंग वेरिएबल है, तो हम एक 1D एरे ले लेंगे।
और हमारे बेस केस के बाद चेक कर लेंगे कि क्या हमने उस स्टेट की वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न करने से पहले उस स्टेट को मेमोराइज कर लो। हम क्या करेंगे, हम एक डीपी वेक्टर लेंगे, 1D डीपी वेक्टर, जिसको हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी हमने इस स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है, और इस डीपी एरे को अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। फिर हम बेस केस चेक करेंगे। बेस केस चेक करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या इस ith स्टेट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। कैसे करेंगे, -1 से कंपेयर करके। अगर -1 है तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, और अगर कुछ और वैल्यू है तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। यहीं से डायरेक्ट उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे, हमारे रिकर्शन के थ्रू दोनों स्टेप्स ट्राई करने हैं और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न करना है। रिटर्न करने से पहले इस स्टेट की वैल्यू को मेमोराइज कर लो, ताकि बाद में उसको हम यहाँ पर रीयूज कर सकें। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सिंपली हमारी n स्टेट्स होंगी और हर एक स्टेट के लिए हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी किस में आ जाएगी, ऑफ n में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस में आ जाएगी, हमने एक डीपी वेक्टर लिया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ n। ये सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, हमने ये रिकर्सिव कोड लिखा है, इसको हम आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आइटरेटिव कोड को स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। रिकर्सिव से आइटरेटिव कोड करने के स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको बेस केस को हैंडल करना होता है। आप एक डीपी वेक्टर तो लेते ही हो, जब आप रिकर्सिव कोड में ले रहे हो आप एक डीपी वेक्टर तो लेते ही हो, फिर बेस केस को हैंडल करते हो। फिर आप रिकर्शन में जहाँ से जा रहे थे, जैसे 0 to n जा रहे थे, तो आप n to 0 इस तरह से लूप लगाते हो। रिकर्शन में जहाँ पर जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन का आप लूप लगाते हो, और लूप के अंदर जो आप रिकर्शन में काम कर रहे थे, ये 3 स्टेप्स ये परफॉर्म करते हो। सबसे पहले हम एक डीपी वेक्टर लेंगे, किस साइज़ का लेंगे वो हम बेस केस को हैंडल करने के बाद चेक करेंगे। हमारे बेस केस क्या थे, अगर हम डेस्टिनेशन पर आ गए डीपी ऑफ n, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक पाथ मिल गया, तो डीपी ऑफ n क्या हो जाएगा, 1। जब भी हम डेस्टिनेशन पर आए हमें एक आंसर मिल गया। और जब भी हम ओवरशूट कर रहे थे, ओवरशूट क्या करेंगे, n-1 से हम 2 स्टेप की जंप को परफॉर्म करें तो कहाँ पर पहुँचेंगे, n+1 पर। उस केस में हमें क्या करना था, 0 रिटर्न करना था, तो डी ऑफ n+1 क्या हो जाएगा हमारा, 0। और क्योंकि हम n+1 इस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें वेक्टर का साइज क्या लेना पड़ेगा, n+2। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें अपोजिट डायरेक्शन, रिकर्शन हम 0 से n जा रहे थे, तो अब हम n-1 से 0 यहाँ तक की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। हमने n+1 और n इनको कैलकुलेट कर लिया, तो हम n-1 से लेकर 0 तक का लूप लगाएंगे। लूप के अंदर हम क्या करेंगे, जो हम रिकर्शन में कर रहे थे, जंप 1 के अंदर f(i+1) और जंप 2 के अंदर f(i+2), आपके f किससे रिप्लेस हो जाएंगे, dp से, कि हमने इस स्टेट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, हमें रिकर्शन की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम इन दोनों का सम रिटर्न कर रहे थे, तो यहाँ पर रिटर्न करने की बजाय हम dp ऑफ i इस स्टेट में उसके रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे। इस लूप के बाद हमारा आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, dp ऑफ 0 में। हम 0 से शुरू कर रहे थे और n तक जा रहे थे हमारे रिकर्शन में, तो जब हम n पर पहुंच रहे थे ये अपना रिजल्ट रिटर्न करता था कि मुझे एक पाथ मिल गया। फिर फर्दर रिटर्न होते होते कहाँ तक आता था, जहाँ से हमने रिकर्शन शुरू किया होगा, हमने 0 से शुरू किया था, तो इसलिए आइटरेटिव कोड में हमारा आंसर कहाँ पर मिलेगा, dp ऑफ 0 में, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम एक n साइज का लूप लगाएंगे तो टाइम वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, ऑफ n, और एक n साइज का वेक्टर लेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, ऑफ n। हम इसको फर्दर बेटर कैसे कर सकते हैं, बेटर करने के लिए हमें देखना होगा कि क्या हम इस स्पेस ऑफ n इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस लूप के अंदर आप ऑब्जर्व करो, हमें dp ऑफ i कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, dp ऑफ i+1 और i+2, केवल ये 2 वैल्यूज चाहिए, इसके अलावा हमें किसी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ना हम इन 2 वैल्यूज़ को 2 वेरिएबल से रिप्लेस कर दें। अभी हम क्या करें, एक पूरा का पूरा वेक्टर ले रहे हैं, हमें dp ऑफ i के लिए केवल i+1 और i+2 इन 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम ये वेक्टर लेने की बजाय हम 2 वेरिएबल्स ले लें, जंप 1 और जंप 2। हम 2 वेरिएबल्स में इनको स्टोर कर लें, फिर अपने dpi को कैलकुलेट करें और फिर नेक्स्ट आइटरेशन के लिए इन 2 वेरिएबल्स को अपडेट कर दें। हमने हमारे dp वेक्टर को 2 वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। स्टार्टिंग में हमारा क्या था, dp ऑफ n+1 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, और dp ऑफ n किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। उसको हमने जंप 2 और जंप 1 इससे रिप्लेस कर दिया। फिर हमें n-1 से 0 इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। एक वैल्यू के लिए हमें केवल नेक्स्ट 2 जंप 1 और जंप 2 इनकी ज़रूरत थी। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो करंट वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जंप 1 dp ऑफ i+1 और जंप 2 dp ऑफ i+2, इनका सम ले लेंगे, तो ये हमारे करंट स्टेट की वैल्यू आ जाएगी।
फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारा क्या होगा, जो हमारा i+1 था वो अब क्या हो जाएगा i+2, और जो हमारी करंट वैल्यू आई थी वो क्या हो जाएगी i+1, यानी कि हमारी जंप 2 में क्या आ जाएगा जंप 1, और जंप 1 में क्या आ जाएगी हमारी करंट वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। इस तरह से कैलकुलेट करते करते जब हम 0 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी करंट वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0 में। उसके बाद हमारी जंप 2 में क्या आ जाएगी जंप 1, और जंप 1 में क्या आ जाएगा करंट वैल्यू, यानी कि जो हमारी dp(0) की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी जंप 1 में, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने सेम आइटरेटिव वाला कोड ही लिखा है, बस उसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। पहले हम पूरा का पूरा वेक्टर ले रहे थे, लेकिन हमने देखा कि हमें केवल i+1 और i+2 इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने पूरे वेक्टर को दो वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। हम हमारी करंट स्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करते गए और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए इन दो वेरिएबल्स को अपडेट करते गए। लास्ट में जो हमारा आंसर है dp(0) वो किस में स्टोर हो रहा है जंप 1 में, जिसको हमने रिटर्न कर दिया। तो इससे हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एक n साइज का लूप लगा रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी O ऑफ n। अब हम स्पेस क्या ले रहे हैं, केवल दो वेरिएबल्स, तो हम कह सकते हैं कि हमने कांस्टेंट स्पेस का यूज़ किया है। हमने स्टार्ट किससे किया था, रिकर्सिव कोड से, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी 2n। फिर हमने उसमें मेमोराइजेशन ऐड कर दिया, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई O ऑफ n, और स्पेस कितना आ गया O ऑफ n। फिर हमने रिकर्सिव कोड को आइटरेटिव कोड में कन्वर्ट किया, जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई O ऑफ n, और स्पेस भी क्या आया O ऑफ n। फिर हमने देखा कि हम इस स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किससे, दो वेरिएबल्स का यूज़ करके। तो हमने स्पेस ऑप्टिमाइज्ड आइटरेटिव कोड लिखा, जिसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई O ऑफ 1। थैंक यू गाइस।